इंडिया में अगर घर बना रहे हो, इस वीडियो को देखे बिना घर बनाओगे तो आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं, काफी गलतियां हो सकती हैं और कमजोर भी हो सकता है। घर को बनाने के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग के रेट क्या चल रहे हैं, ड्राइंग बनाने का खर्चा कितना आएगा और अच्छी ड्राइंग कहां से मिलेगी, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि घर बनाने के रेट क्या चल रहे हैं। आपको किसी भी टाइप का घर बनाना है, विला बनाना है, जहां बी क्लास का घर बनाना है, नॉर्मल जो घर रहते हैं, जहां बिल्कुल कम खर्चे वाला घर बनाना है, उसका क्या रेट चल रहा है इस समय और उसमें क्या क्या रेट में आपको ठेकेदार करके देता है। थर्ड स्टेप होता है किसी ठेकेदार को चुनना। एक अच्छा ठेकेदार कैसे चुनेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ठेकेदार अच्छा नहीं हुआ तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सब। तो थर्ड स्टेप ये होता है। फोर्थ स्टेप होता है कि जब ठेकेदार चुन लिया, सब कुछ हो गया, घर का काम शुरू हो गया, फिर आपको चेक क्या क्या करना होता है, ठेकेदार क्या गलतियां कर सकते हैं जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, क्योंकि उनको भी पैसे कमाने हैं, तो आपको वो सब चीजें चेक करनी होती है। वीडियो काफी लंबी होगी क्योंकि काफी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो शुरू से करते हैं स्टार्ट, ड्राइंग रेट से, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन के रेट बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर को चूज कैसे करना है, गलतियां कैसे होती हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इसके बाद एक अच्छा घर आप अपना बना सकते हो इंडिया में। कि अगर ड्राइंग सही से होगी, आपका घर स्ट्रांग बनेगा और उसकी लाइफ 60 से 70 साल होगी, नहीं तो 30 से 40 साल में क्रैक्स और डैम्पनेस आना शुरू हो जाएगी। तो है जहां एक्सपीरियंस है वो आगे बताता हूं। लेकिन जब हम 2D फ्लोर प्लान बनाते हैं, वो हमें 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मैं बताता हूं कैसा होता है 2D प्लान, कैसा होता है, उसका खर्चा कितना देना है वो समझ लो पहले। अगर समझ लो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट क्या हुआ, आपकी स्लैब बनती है 1000 स्क्वायर फीट की, मतलब पूरी स्लैब नापी जाती है, ठीक है, पूरी स्लैब जो है। वैसे जहां आपका जो एरिया है, जो प्लिंथ का एरिया बनेगा, जहां जहां आपका घर बनने वाला है, अगर 50 फीट ऐसा है, 20 फीट ऐसा है, तो हो गया 1000 स्क्वायर फीट। आपका देख लेना कितना कितना फीट है, तो 1000 स्क्वायर फीट है, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 रुपया हमें उसको देना है। कितना? 5000 रुपया, जिसमें वो हमें 2D प्लान बना के देता है। मैं 2D प्लान दिखाता हूं कि आपको समझ नहीं होगा 2D प्लान क्या है, ड्राइंग बस पता है। ड्यूप्लेक्स होगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 3 स्टोरी होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा हर स्टोरी के लिए 5-5 हजार रुपये देना है। तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अब देखो कि होता कैसा है 2D प्लान, इसका सिर्फ आपको 5000 देना है। देखो ये होता है 2D प्लान, ये एक ड्यूप्लेक्स हाउस का सैंपल है। तो इस तरीके से 2D प्लान होता है, जहां पे हमें दीवारें दिखती हैं हमारी, जैसे ये 9 इंच की दीवार है, कहाँ दरवाज़ा आएगा, रूम का साइज़ कितना रहेगा, कहाँ लॉबी रहेगी, कहाँ हमारी पार्किंग रहेगी, और एलिवेशन कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब इसमें बेसिक डिज़ाइन होती है, इस हिसाब से हमें ये दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर बना देता है। इसका रेट होता है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। जितना एरिया होगा 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। ये ऊपर के स्टोरी का, फर्स्ट फ्लोर का, इसमें भी पूरा मेंशन है। इसमें हमें बताया जाता है कि हमारा ये ऐसे रहेगा, ये लिफ्ट हमारी यहाँ आएगी, बेडरूम हमारा एक यहाँ रहेगा, ओपन बालकनी रहेगी यहाँ। तो ये 2D प्लान होता है, इसका आपको 5000 देना है। अब आता है स्ट्रक्चर डिटेल। देखो ये होती है स्ट्रक्चर डिटेल, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं लेते लोग, सिर्फ प्लान बना देते हैं। स्ट्रक्चर की डिटेल खुद से, यूट्यूब से या किसी कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके बना देते हैं। मैं बोलता हूं प्लान भले नहीं बनाओ, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आपने घर की नहीं बनाई तो आपके घर की लाइफ आधी हो जाती है, कमजोर हो जाता है आपका घर। तो स्ट्रक्चर डिटेल क्या होती है, देखो कुछ आपका प्लान जब बन जाता है ना, ये देखो ये प्लिंथ का कुछ प्लान है, ये दीवारें प्लिंथ बीम है कि आपका एक प्लिंथ यहां से जाएगा, ये एक कमरा आ गया, ये एक कमरा आ गया, ये एक कमरा आ गया, ये प्लिंथ होता है। लेकिन यहाँ एक ये दिख रहा है, एक कॉलम है C17, तो कॉलम का सरिया हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर डिटेल में होता क्या है, हमें कॉलम का सरिया, फुटिंग का, बीम का, स्लैब का, सीढ़ी का पूरा मेंशन होता है कि 8 mm का सरिया, इस ग्रेड का, इस कंपनी का, वो सब चीज डिटेल होती है स्ट्रक्चर में। और इसका खर्चा कितना है बढ़ता है वो बताता हूं मैं, लेकिन देख लो इस तरीके से आपको स्केड्यूल बना के दे देता है इंजीनियर या आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोस्टली, जिसमें पूरा उसने लिखा है कि कॉलम फर्स्ट फ्लोर पे ए सरिया देना है हमें, कंक्रीट ये एक ग्रेड का डालना है, इतनी डेप्थ तक। मतलब इसमें हर चीज होती है, सरिये की पूरी डिटेल मिल जाती है, और इसमें आपका पैसा भी बचता है। कैसे? एक्स्ट्रा सरिया डलवा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, सेफ रहे, लेकिन एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर डिटेल मस्ट करवानी है। अभी मैं बताता हूं खर्चा कितना पड़ता है स्ट्रक्चर डिटेल का। देखो स्ट्रक्चर का, अगर सरिये की डिटेल आपको किसी भी घर के लिए चाहिए, ये सब रेट जो बता रहा हूं एक घर की कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल बहुत महंगा होता है, ये रेजिडेंशियल के रेट है। स्ट्रक्चर का 8 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मतलब अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है
तो 8,000 रुपये आपको डिटेल के लिए देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में 8,000 कुछ नहीं है। लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा है ये, कि हमें क्यों देना है, लेकिन अगर ये नहीं दोगे घर कमजोर होगा, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है, सब 10 से 15 साल हो जाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं फिर से, ये बाद में ही पता चलेगा, अभी आइडिया नहीं लगेगा। तो ये 8,000 जो है ना, ये आपका 8 लाख रुपया बचाता है। कितना? 8 लाख रुपया। क्योंकि जब रिपेयरिंग करनी पड़ती है, घर की लाइफ कम होने लग पड़ती है, रेनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पता ही नहीं है कवर ब्लॉक क्या है, कितना कवर डालना है, कितना सरिया डालना है, तो बाद में दिक्कत आती है। सिर्फ 8,000 रुपये आपको देना है और अपने कॉलम, बीम, फुटिंग, उस सबका सरिये की डिटेल मिल जाती है। तो ये मस्ट करवाना, ठीक है। अगली होती है MEP ड्राइंग। MEP क्या हुई? इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग। तो ठीक है, ये नहीं करवा सकते आपकी जरूरत, ये इसकी मैं बोलता हूं इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये करवाओगे, इससे और खर्चा बचता है और सही से आपकी इलेक्ट्रिक स्विचेस आते हैं, कहां वायरिंग, कौन सी वायरिंग होगी, कहां स्विच आना चाहिए, कहां पाइप, कहां गीजर लगेगा, तो इससे पूरी डिटेल होती है। इसका मैं ड्राइंग दिखाता हूं किस तरीके से आपको इंजीनियर ड्राइंग देता है, लेकिन खर्चा इसका भी 8 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 8,000 रुपया लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसमें पूरी डिटेल मिलती है। मैं दिखाता हूं डिटेल कैसी दिखती है। देखो, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की डिटेल, ये देखो इस तरीके से पूरी जो हमारी सीलिंग की ड्राइंग है, कि आपकी वायर कहां जाएगी, पंखा कहां लगेगा, पॉइंट कहां आएंगे, तो ये पूरी इस तरीके की डिटेल रहती है। ये देखो पूरी डिटेल जो है, ये इलेक्ट्रिक MEP की डिटेल है। तो इसमें सिर्फ 8,000 रुपया खर्चा आ रहा है यार। 8,000 रुपये में आपको AC के पॉइंट मिल जाएंगे, आपको अगर फायर का रखना है वो पॉइंट, प्लम्बिंग का, तो ये इस तरीके का खर्चा आपका होता है, ठीक है। ये तो ये 8,000 भी आपको देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी आप देखते होंगे कि ये ड्राइंग कौन बना के देता है। ये होती है हमारी 3D एलिवेशन, कि आपका घर फ्रंट से कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसकी हेल्प से आपको पड़ता है, 3D एलिवेशन की हेल्प से पता चलता है। और 3D एलिवेशन करवाने का जो खर्चा रहता है वो रहता है आपका, क्या पड़ता है हमें, कुछ 6,000 रुपया मिनिमम, कम से कम 3D एलिवेशन का 6,000 रुपये पड़ेगा एक स्टोरी का, मतलब ग्राउंड फ्लोर का सिर्फ। अगर फिर फर्स्ट फ्लोर होगा 2,000 और ऐड कर लो, ठीक है। 3 स्टोरी है, 2,000 और ऐड कर लो, तो आपको 3D एलिवेशन, पूरी आपकी फ्रंट की एलिवेशन मिल जाती है कि इस तरीके से घर दिखने वाला है। सबमिशन ड्राइंग जो म्युनिसिपल एरिया में आते हैं, जहां पे म्युनिसिपल से आपको अपना नक्शा पास करवाना पड़ता है, ड्राइंग पास करवानी पड़ती है, उसका 7 रुपए पर स्क्वायर फीट लगता है खर्चा एक्स्ट्रा। मतलब 1000 स्क्वायर फीट होगा तो 7,000 रुपये आपको सबमिशन के लिए देना पड़ेगा। लोग यहाँ ब्लैक में करवाते हैं कुछ चीजें, तो 20,000 25,000 देते हैं। मेरे ख्याल में सबमिशन का ऐसे दो, बाकी खर्चा जो इस पे कर लो अपने, मतलब प्लान 2D प्लान बनाओ, उसका स्ट्रक्चर डिटेल बनाओ, उसकी फिर MEP प्लम्बिंग की डिटेल बनाओ, 3D एलिवेशन करवाओ, और फिर 6,000 दे सबमिशन करवा दो 7,000 देके। फिर अपने रूम का आप इंटीरियर करवाना चाहते हो, कुछ इस तरीके से इंटीरियर होता है। ये सामने जो वीडियो देख रही हो ना, पूरा आपको पूरा दिखाया जाएगा, अंदर कैसे देखेगा, पूरा घुमा के आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से आपका घर देखेगा, यहाँ सोफा लगेगा। तो उसका एक रूम का खर्चा होता है 5,000 रुपया। कितना? एक रूम का 5,000 रुपया, कुछ नहीं है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है आपका पेंट कैसा रहना चाहिए, आपका रूम कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से इंटीरियर का भी आप करवा सकते हो। अभी मैं बात करने वाला हूं किस पे, कि आपको आर्किटेक्ट ढूंढना कैसे है और आप बेवकूफ कैसे बनते हो। देखो ड्राइंग बनाने का हमारा खर्चा पता चल गया, और ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ड्राइंग बन गई जब, फिर हमें रेट देखने होते हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, ठेकेदार को उसी रेट में हमें ढूंढना होता है। तो 3 टाइप के घर होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। समझते हैं क्या है, क्या रेट है। पहले तो समझो, देखो 3 किस्म के रेट मोस्टली रहते हैं। जो ज्यादा लेंगे लग लो ज्यादा रेट ले रहे हैं। सिल्वर ग्रेड 1, मतलब इसमें आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, कोई खराब क्वालिटी का घर नहीं है, तो 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ग्रेड 2 उसको गोल्ड कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ क्वालिटी बढ़ जाती है, ब्रांड के नए नए ब्रांड जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये गोल्ड हो गया। तो 1,850 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय रेट है। प्लेटिनम हो गया ग्रेड 3, 2,350 रुपये। अच्छा, मतलब सब क्वालिटी का मैं सब बताऊंगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट की एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, आपका कितना भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, उसकी लेंथ अगर 50 फीट ऐसे है और 20 फुट ऐसे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इस तरीके से स्क्वायर फीट निकल जाते हैं। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का अगर ग्रेड 1 का घर बनाते हैं तो कुछ 14 लाख रुपए लगेंगे हमारे। लेकिन 14 लाख रुपए में वो करके क्या देगा, वो आज बात होने वाली है। अगर ग्रेड 2 गोल्ड है तो 18,50,000 रुपये हमारे लगेंगे 1000 स्क्वायर फीट के, और प्लेटिनम का 23,50,000। आज पकड़ते हैं सिल्वर ग्रेड 1 में क्या करके देगा।
देखो सबसे पहले वो काम करके देगा आपको, लेआउट वो बना के देगा, मतलब आपको नक्शा बना के दे देगा वो, ठीक है। पूरा प्लान बनेगा, इधर हमारा ये कमरा आएगा, ये कमरा आएगा, वो पूरा प्लान बना के देगा और चूना मार के देगा साइट पे, जहां आपकी साइट होगा, जहां बनने वाला है। उसके साथ ही साथ स्टील की डिटेल देगा वो पूरी, अर्थक्वेक के हिसाब से, मतलब सिस्मिक लोड के हिसाब से, कॉलम में क्या सरिया आएगा, स्लैब में क्या, बीम में, सब कुछ। प्लम्बिंग की वो डिटेल देगा पूरी, की प्लम्बिंग कैसे कैसे आपके बाथरूम में होगी। इलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल देगा कि कहाँ स्विचेस आएंगे, कहाँ से तारे आएंगे, स्लैब में कैसे होगी। और फर्नीचर का लेआउट, कहाँ आपका सोफा आना चाहिए, कहाँ बेड आना चाहिए, ये पूरा 1400 रुपये में आता है। देखो यहां से आपको कंफ्यूज, मतलब बेवकूफ बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको 1500-1600 देना पड़ेगा, तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं, वो एक्स्ट्रा रेट लेते हैं, ठीक है। फिर सिविल वर्क में आपके साथ क्या क्या होगा, फॉर्म वर्क, मतलब जो शटरिंग होगी, वो जो स्लैब की शटरिंग होगी ना, उसमें प्लेट यूज करेगा, एमएस की प्लेटें यूज होती हैं, ठीक है, मतलब प्लाई नहीं करेगा, ठीक है, प्लेटें या फट्टे जो आते हैं वो यूज करेगा। कॉलम और बीम में प्लाईवुड की, मतलब प्लाई की शटरिंग बनाई होगी, वो यूज करेगा, ठीक है। ये भी अच्छी क्वालिटी चीज है। जो खराब देगा मैं बता दूंगा, जैसे अभी स्टील है, स्टील उसने कहा है कि मैं FE 415 आपको दूंगा ग्रेड, तो वो नहीं, आपको 500 या 550 ग्रेड लेना है उससे। फिर सेकेंडरी स्टील यूज नहीं करना है, वो कामधेनु बोलेगा, दूसरे को बोलेगा, आपको बोलना है जिंदल या टाटा मैंथर, यहां पे उसको आपको मेंशन कर देना है। स्टील आपको 550 ग्रेड और जिंदल या ये कंक्रीट, ठीक है, M20 और 25, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। M20 कंक्रीट भी अच्छा है, M25 भी, उससे कम नहीं। OPC 53 ग्रेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट के लिए। और सीमेंट के लिए PPC सीमेंट, किसका, ACC कंपनी, अंबुजा या ये, तो ये काम करके दे रहा है वो आपको। मैसनरी, मतलब आपकी जुड़ाई जो रहेगी, फ्लाई एश ब्रिक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की आपको देखनी है, जो मशीन से बनी हो। अगर नॉर्मल हाथ से फ्लाई एश बनी है तो वो ब्रिक यूज मत करो, मशीन से बनी होनी चाहिए। और ये बोल रहा है दीवारें जो रहेंगी 5 इंच की, बाहर की भी अंदर की भी, तो आपको यहां उसको बोलना है बाहर की 9 इंच की दीवार और अंदर की 5 इंच की दीवार रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैंड, क्रश सैंड बोल रहा है, जो क्रशर से आती है, तो अगर रिवर की मिलती है वो भी बहुत अच्छी चीज है, तो वो चीज भी आपको मेंशन कर देनी है। फिर जो एक्सटर्नल प्लास्टर है वो सीमेंट, सैंड और केमिकल, वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल प्लास्टर POP का वो बोल रहा है, POP का आप कर सकते हो, POP भी ठीक है, अच्छा है, अगर सीलर नहीं है घर में, नहीं तो आप बोल सकते हो कि इंटरनल भी सीमेंट और सैंड का रख लो, भले केमिकल यूज नहीं करो। सीलिंग में वो बोल रहा है बाइट सीमेंट या जिप्सम पुट्टी, तो इसमें आप एक ऑप्शन ले सकते हो कि आपको फॉल सीलिंग करवानी है, तो वो एक्स्ट्रा आप 1 लाख रुपया, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हो, या 80-90 हज़ार रुपया, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको जोड़ देनी है सिर्फ फॉल सीलिंग के लिए। अगर आपको फॉल सीलिंग नहीं करवानी है तो आप सीधा प्लास्टर करवा सकते हो 6 mm, ठीक है। बाथरूम वाटरप्रूफिंग वो करके देगा, डॉक्टर फिक्सर का ब्रांड, सिक्का या BSF, कोई भी आप जो ब्रांड बोलोगे, ATT करके देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो करके दे रहा है। मतलब जो टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाता है फाउंडेशन और प्लिंथ बीम में, वो उस रेट में 1400 के रेट में वो करके देगा। अभी आपको देखना है कि अगले रेट्स में क्या करके देता है, जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है। बाथरूम में वो कंसील्ड पाइप करके देगा, CPVC यूज करेगा, बहुत अच्छा, मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छी चूज की है CPVC, ना UPVC कर रहा है ना PVC, तो CPVC कर रहा है, बहुत अच्छी है कंपनी। फिनोलेक्स, सुप्रीम, दोनों कंपनी अच्छी है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। डेडो टाइल्स, मतलब टाइल लगा के देगा 7 फुट तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, अच्छी टाइल मिल जाती है 40 पर स्क्वायर फीट, एडिजिव के साथ, बहुत अच्छा है। फिर फ्लोर टाइल करके देगा 45 रुपए पर स्क्वायर फीट, एंटी स्किड, बहुत अच्छा है, इस रेट में अच्छी टाइल मिल जाती है। फिक्सचर्स जो रहेंगे, आपकी सीट, वॉश बेसिन जो रहेगा, आपके नल जो रहेंगे, तो 20,000 रुपए के वो रहेंगे, उससे ज्यादा खर्चा नहीं, मतलब एक बाथरूम का खर्चा है इसमें, तो ये आपको 20,000 रुपए उसमें रहेंगे। जो इलेक्ट्रिक वर्क रहेगा, ठीक है, उसमें कुंडी पाइप जो रहेंगी MMS ब्रांड, मतलब सॉरी MMS में रहता है मीडियम क्वालिटी की, ठीक है, सुप्रीम कंपनी की यूज कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वायर और केबल्स जो रहेंगी फ्लेम रिटार्डेंट, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। पॉलीकैप, फिनोलेक्स या एंकर, किसी के भी स्विचेस जो रहेंगे एंकर, HPL एक्स्ट्रा, तो ये अच्छी क्वालिटी के 1400 रुपए में ये सब चीजें आपकी होने जा रही हैं। फिर आगे जो आपको करके देगा, फिर आगे जो डोर रहेगा, मेन डोर बना के देगा, वो आपको 35 mm का दे रहा है, फैक्ट्री फिनिश रहेगा, हार्ड वुड रहेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर डोर किट जो रहेगी ब्रॉस और अलॉय ब्रॉस की जो रहती हैं वो ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी की रहती है। विंडो एल्युमिनियम की पाउडर कोटेड रह रही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, पाउडर कोटेड, और 5 mm का गिलास लगा के दे रहा है, अच्छी चीज़ है। किचन जो रहेगा, काउंटर टॉप उसका जो बना रहा है काउंटर, वो 150 रुपये स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट आपको लगा के दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलर किचन नहीं बना के देगा, वो आपको ग्रेनाइट लगा देगा। फिर जो दीवार पे 2 फुट टाइल रहती है ग्रेनाइट के ऊपर, वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली लगा के दे रहा है, ठीक है, अच्छी। किचन सिंक आपको सिंगल बाउल लगा के दे रहा है, SS 304 ग्रेड भी अच्छा यूज़ किया है। सिंगल से आप डबल कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। फिर एसेसरी जो रहेंगे, नल जो भी पॉइंट रहेंगे, वो 6000 रुपये का एसेसरीज यूज़ करेगा किचन में, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरिंग और पेंटिंग, फ्लोरिंग के लिए 45 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली वो टाइल यूज़ कर रहा है आपके रूम्स के लिए, टाइल उसके लिए, तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है टाइल। टेरेस में 50 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली टाइल। स्टेयर केस में ग्रेनाइट यूज़ करके दे रहा है, 60 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, अच्छा है। पार्किंग में आपको 45 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली चेकर टाइल लगा के दे रहा है वो। फिर हम बात करते हैं इसमें और आपको क्या मिलेगा। जो पेंटिंग में इंटरनल ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर रहेगा, बहुत अच्छा है, कोई अंदर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल ये वेदर प्रूफ पेंट दे रहा है, बहुत अच्छा है, एशियन बर्जर डिलक्स कोई भी चूज कर सकते हो। और बालकनी में MS की रेलिंग दे रहा है। तो मेरे ख्याल में 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको ये सब चीजें तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, मतलब पूरा फिनिशिंग के साथ आपको घर मिलेगा अगर ग्रेड 1 का बनाते हो। देखो नॉर्मल ग्रेड 1 का ही घर लोग हम बनाते हैं, तो हमें पता चल गया कि लगभग ये तो आपको मिलता ही मिलता है, ये हर स्टेट की बात है। ग्रेड 2 का घर में थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, और वैसे ही कॉस्ट आपने देखी 1800 कुछ हो गई। तो अभी रेट हमारा फिक्स हो गया, आपने ग्रेड 1 का घर बनाया या ग्रेड 2 का, रेट आपको आइडिया लग गया कि इतना चल रहा है। फिर ठेकेदार चूज करना पड़ता है, सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है। रेट वो कुछ भी बोल देगा कि चलो मैं कर दूंगा, लेकिन जब वो काम करेगा तो दिक्कतें आपको देने लग पड़ेगा। तो ठेकेदार चूज करना आना चाहिए। ये बस ये 10 बातें आप चेक कर लेना जब भी किसी ठेकेदार को हायर करो। तो समझ लो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो आपका घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हो गया विद मटेरियल। विद मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा, ठेकेदार का रहेगा, लेबर भी ठेकेदार की रहेगी। आपने बस उसको रेट कर देना है 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट या 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट, ये रेट इस समय चल रहा है। फिर होता है विद लेबर। विद लेबर क्या हो गया, मतलब मटेरियल आपका रहेगा और लेबर उसकी रहेगी। वो रेट चल रहा है 190 से लेके 230 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसमें लेबर वो देता है, मटेरियल आप देते हो। ये चूज आपको करना होता है, ठीक है, आपको विद मटेरियल जाना है या विद लेबर जाना है। इस पे वीडियो है, वो देख सकते हो। मैं सुजेस्ट करूंगा कि विद लेबर जाओ, मटेरियल खुद का लगाओ। अभी बात आते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है अपने घर के लिए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी होती है, वो देखना है कि उसको एग्रीमेंट के बारे में पता है कुछ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एग्रीमेंट के बारे में पता है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको नॉलेज है कि लीगली काम कैसे करने, कोई भागने वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट आपको करवाना ही करवाना है। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, कोई भी ठेकेदार है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, अपने घर का आपका कॉन्ट्रैक्टर है, एग्रीमेंट जरूर करवाना है। एग्रीमेंट से फायदे क्या होते हैं, एग्रीमेंट से फायदा ये होता है कि पूरा मेंशन हो जाता है कि 9 इंच की दीवार यहां होगी, ये सीमेंट यहां यूज होगा, ये सरिया यहां यूज होगा, ये विंडो, हर चीज पहले ही मेंशन हो गई होती है। कोई बाद में दिक्कत रहती नहीं है कि अब वो बोलेगा कि नहीं मैंने ये कहा था, ये कहा था, वो कहा था, वो रिटर्न में होगा। एग्रीमेंट अगर करवाया होगा, कोई भी ठेकेदार बीच में काम छोड़ के भाग नहीं सकेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो सब चीजें उसमें मेंशन करो। पहली चीज ही यही होती है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई अच्छा सा ढूंढ रहे हैं आपने देखना है वो एग्रीमेंट को जानता है, एग्रीमेंट करता है नहीं करता है, फिर एग्रीमेंट कर लो। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को करने में, जो पेमेंट का स्केड्यूल होगा वो पहले फिक्स कर लेना है। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर पहले बोल देते कोई दिक्कत नहीं है, पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, आप जब होंगे आप देना, जब नहीं होंगे ना देना, ऐसा वो स्टार्टिंग में बोलते हैं। जब काम शुरू हो जाता है तो वो दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। आपको पूरा मेंशन करना है कि प्लिंथ हो जाएगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना पैसे हम आपको देंगे, चाहे आपकी ब्रिक वर्क हो जाएगी हम आपको इतना पैसा देंगे, जब खिड़कियां लग जाएंगी हम आपको इतना पैसे देंगे। वो भी रिटर्न में आपने सिग्नेचर करने हैं खुद के और उसके, ठीक है। और पहले जब आपने प्लान बनवाया, आपने नक्शा अपना ड्राइंग बनाया, उसी दौरान क्या करो, उसको बिठाओ कॉन्ट्रैक्टर को कि इसका कॉस्ट निकालो कि कितना आएगा, लगभग कितना कॉस्ट आने वाला है। वो पूरे स्लैब का मेजरमेंट करेगा। अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब बनती है तो वो बता देगा 15 लाख रुपए आपका लगेगा, विद मटेरियल में आपको करके दे दूंगा। तो वो लिखवाओ कहीं पे कि ये 15 लाख बोल रहा है। फिर जो भी
एग्रीमेंट में नहीं होगा, आपको एडिशनल काम बाद में करवाना पड़ा कि आपको लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ी मैं बालकनी बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कमरा एक्स्ट्रा बना देता हूँ, तो उसका खर्चा आप अलग से दो, लेकिन पहले पूरा मेंशन कर लो कि 15 लाख लगने वाला है। नहीं तो होता क्या, आप पहले ये नहीं करते हो, 15 लाख की जगह कितना लगता है, 17 लाख लगता है, फिर 16, 17, 18 ऐसा लग सकता है, 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बिल बना देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको ये पहले ही पूरा तैयारी रखनी है, ये हमेशा याद रखना। और फिर लोग गलती क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर ढूंढने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो देखते हैं सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर कौन सा है, वो पता करते हैं कि उस फलाने ने 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में काम करके दिया है, उसने 210 रुपए पर स्क्वायर फीट करके दिया है, वो 180 वाले को पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सस्ते के चक्कर में मत जाओ यार, 10-20 रुपए के चक्कर में मत जाओ। उसका पहले क्या करो, पता करो अगर उसने इस 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में काम किया है तो कैसा काम किया, उसका पुराना काम देखो, एक नहीं 2-3 काम देख लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा आप वही लेना जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर हो। नए कॉन्ट्रैक्टर को काम देने में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आपको क्या करना है, पुराना कॉन्ट्रैक्टर देखना है और उसके पुराने काम देखने हैं। वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं कि सस्ता डाल देते हैं रेट, हमें काम मिल जाएगा, बाद में मैनेज कर लेंगे उससे बोल के क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं करना है, वो मटेरियल की भी क्वालिटी डिक्रीज कर सकता है, बाद में जा काम छोड़ने की धमकी दे सकता है, या फिर बोलेगा कि नहीं इसमें मेरे को पूरा नहीं हो रहा है, फिर आप बोलोगे कि काम जल्दी खत्म हो, चलो मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, भले वो आपको 200 रुपए पर स्क्वायर फीट मिले, भले महंगा मिले, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट नहीं बोल रहा हूँ, महंगा सस्ता ये तभी चूज करना है, उसका काम देख के, उसका बिहेवियर देख के, उस हिसाब से आप करो। मैं मस्ट ये कहूंगा, क्योंकि मैं काम करवा चुका हूं, मैं जब इस फील्ड में नहीं था, खुद के घर का कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो मेरी गलती क्या थी, एक किचन की मैं एग्जांपल देता हूं, एक किचन की कंस्ट्रक्शन थी, मैंने पुराना काम उसका नहीं देखा, ठीक है, उसने 2 लाख रुपए का मैंने मटेरियल लगाया और उसने काम इतना खराब किया कि वो 2 लाख रुपए मेरा वेस्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, उसका पुराना काम मस्ट आपको देखना है कि उसने पुराना काम कैसे किया। पिक्स में मत जाओ, वहां जाओ और वहां चेक करो। और सबसे अच्छी चीज होती है कॉन्ट्रैक्टर का सही से पता कब चलता है, जब उसकी लेबर जो होती है ना, लेबर से कभी थोड़ा साइड होके बात कर लेनी है कि कैसा क्या है, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है या क्या है, तो लेबर से थोड़ी बात चलती है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि लेबर से बात करोगे, वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का पूरा चिट्ठा खोल देगा। तो ये चीज आपको करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगली करना, आपको कभी भी एक आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मत हायर करो। मतलब आप कहोगे मैं आर्किटेक्ट हायर करने जा रहा हूं, उसी को बोलूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर देगा, तो उस चक्कर में क्या होता है, अच्छी भी है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका इजी काम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर कुछ गलती रह रही है आर्किटेक्ट से, वो कॉन्ट्रैक्टर छुपा देता है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर से अगर गलती हो रही है, वो आर्किटेक्ट छुपा देता है। तो दोनों की तो देखो एक बॉन्डिंग बनी होती है, एक दूसरे का काम वो थोड़ा सेफ लेके चलते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, आप आर्किटेक्ट हायर करो, अच्छा सा प्लान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्टर अलग से सर्च करो। मेरे ख्याल में अलग से रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करो, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर का आप लो कि उनका रेट क्या है, उनका काम क्या है। जब वो ले लिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और उसको मिला लो, फिर मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर से बिल बनवाओ कि कितना खर्चा आएगा, और अपने आर्किटेक्ट से बिल बनाओ कि कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से पूरा एग्रीमेंट बनाओ, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाओगे तो मेरे ख्याल में लोकल कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर का फायदा क्या होता है, एक तो उसके आप इजीली काम देख सकते हो, उसने पुराना काम कैसे और कहां किया है। दूसरी चीज, भागने का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नोन होगा तो भागेगा कम। और तीसरी चीज, आपको मतलब इजीली रहेगा, क्योंकि अगर लोकल रहेगा उसको लेबर जल्दी मिल जाएगी, काफी चीजें होती हैं, तो आपको पॉसिबल हो लोकल कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करना है। और कॉन्ट्रैक्टर हायर करते समय एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करो उसको मेंशन कर दो कि आपको इतने टाइम में ये घर कंप्लीट चाहिए। आपको उसको बोल देना कि मेरे को ये 6 महीने में या 7 महीने में कंप्लीट चाहिए। क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, एक साथ 3-3, 4-4 ले लेते हैं काम, और क्या करते हैं, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधी लेबर वहां डालेंगे, आधा मटेरियल वहां डालेंगे। इस वजह से क्या होता है, आपका काम डिले होता है। जितना आपका काम डिले होगा उतना खर्चा इंक्रीज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक जो घर 6 महीने में बन जाता है, अगर वो 1.5 साल में बनेगा, उसमें 10 से 15% ज्यादा खर्चा लगता है। तो आपको ये पहले मेंशन कर देना है, वही ठेकेदार लेना जो आपको गारंटी दे दे कि 6 से 7 महीने में आपका काम खत्म करके देगा घर का, और क्वालिटी के साथ खत्म करके देगा।
देखो ठेकेदार तो चूज़ कर लिया होगा, कुछ बातें आपको आइडिया लग गया होगा क्या देखने। अभी जब ठेकेदार चूज़ हो जाता है, काम करना वो शुरू करते हैं, एक तो चीज़ है ड्राइंग के हिसाब से काम सब होना चाहिए, और दूसरा क्वालिटी के साथ। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, गलती होती है जो ठेकेदार हर साइड पे करते हैं, उसको आइडिया नहीं होता है कि गलती है। तो ये चीज़ें उसको नहीं करने देनी है, बस इसके बाद आपका अच्छा घर रेडी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, हम फुटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा फुटिंग क्या है, घर का मेन पार्ट है, पाँव अच्छे नहीं कुछ अच्छा नहीं। तो डेप्थ वो क्या करते हैं, 3 से, जैसे आर्किटेक्ट ने कहा है कि आपकी अगर एक स्टोरी है तो 4x4 की फुटिंग आपको देनी ही देनी है। लेकिन वो कहेंगे कि 4x4 की क्या करने हैं, हार्ड डाटा है, स्टाटा है, नीचे पत्थर हैं, तो आप 3 फुट दो, कुछ नहीं होगा, हमने इतने घर बनाए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जो आर्किटेक्ट ने, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपको कहा है कि इतनी डेप्थ होनी चाहिए और इतना सरिया आपका होना चाहिए, उतना ही डालो। अगर ऐसे हम पकड़ें, आपको एक स्टोरी के लिए मिनिमम कम से कम 4x4 की फुटिंग होनी चाहिए। 2 स्टोरी है, 5x4 की फुटिंग होनी चाहिए, मतलब 5 फुट की डेप्थ होनी चाहिए। और 3 स्टोरी है तो 6 फुट डेप्थ होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर को देख के चलना है। आज आप एक स्टोरी का प्लान कर रहे हो, कोई 10-20 साल बाद आपका बच्चा अगर दूसरी स्टोरी का प्लान कर दोगे तो फुटिंग चेंज हो पाएगी? नहीं चेंज होगी। तो आपको 10-20 साल, क्योंकि आप घर की कंस्ट्रक्शन एक करवा रहे हो एक बार, तो 50-60 साल तो उसको चलना ही है ना घर को। तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर बाई चांस 30-40 बाद घर की कंस्ट्रक्शन आगे करवानी पड़ी तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो आज ही आपको प्लान उस हिसाब से करना है कि 30-40 साल बाद भी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सको। देखो अगर होता क्या है, फुटिंग कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाता है, फुल मटेरियल आपने उसको काम दे दिया है, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, खुदाई कम करवाएगा, लेबर कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो वो कहेगा। लेकिन आपको आर्किटेक्ट के हिसाब से चलना है। और आर्किटेक्ट ऐसे नहीं, मतलब नए नए बने हुए हैं जो सिविल इंजीनियर भी आर्किटेक्ट बन गए हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपना आर्किटेक्ट चूज़ करना, कि जिसको नॉलेज हो, जिसको पुराना एक्सपीरियंस हो, और आपको आइडिया हो, उसके स्ट्रक्चर आपने देखे हो कि 20 साल से बने हुए, 30 साल से बने हुए, कुछ आया नहीं है। क्योंकि अगर फुटिंग अच्छे से नहीं दोगे तो क्रैक्स आ जाते हैं घर में। स्टार्ट वहीं से होता है। पहले जब 1-2 साल हो जाएगा, घर बना के वो चला गया, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे सेटलमेंट होने पड़ती है, आपकी फुटिंग नीचे बैठती है, क्रैक्स दिखते हैं और अर्थ के, तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो फुटिंग प्रॉपर देनी ही देनी है, पूरा ध्यान करके देना है। उसी में क्या होता है, जब हम फुटिंग का सरिया दे रहे होते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है, जितना मेंशन किया है। तो अगर एक स्टोरी है, 1-2-3 स्टोरी आपके, तो फुटिंग में 12 mm का मेन बार और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार करो, ठीक है, फुटिंग में। और जो कॉलम का या बीम का सरिया, देखो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर हमारा, कॉलम उस हिसाब से करता है कि जो उसके पास फर्मा पड़ा होता है, जो उसके पास शटरिंग पड़ी होती है ना, बोलता है कि आर्किटेक्ट ने इतना बड़ा दड़ा दे दिया, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आर्किटेक्ट ने कहा है, अगर एक स्टोरी है, देखो 9 इंच बाई 9 इंच से छोटा कॉलम आपको नहीं देना, और अगर 2-3 स्टोरी है तो 12x12 का आपको कॉलम देना ही देना है, और 15 से 17 फुट से ज़्यादा दूर कॉलम नहीं देना, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट होता जा रहा है हार्श। तो वो अपना फ़ायदा देखने के लिए ये कहेगा, बोलेगा कि हमने काफ़ी घर बनाए हैं, आज तक इतना हैवी सरिया नहीं दिया। उस आर्किटेक्ट को कुछ नहीं आता है, सिविल इंजीनियर को कुछ नहीं आता है, उसको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होगा। उसको पता है कि देखो पुराने बाकियों के घर मत देखो इस समय, अगर आर्किटेक्ट ने कहा है यहाँ पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी घर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए और उनको आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से स्ट्रेसिस रहते हैं, किस हिसाब से फोर्सेस पड़ती हैं, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। कैसे आप अपने घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो, वो सिर्फ आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है। तो वो पूरा सिस्मिक लोड देख के, पूरा विंड लोड देख के, हर चीज़ देख के डालते हैं। तो आपको वही कराना है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर, मटेरियल, टाइम बचाने के लिए ये आपसे बोल सकता है। और फिर हम वही बोलेगा कि अगर सही से कॉलम और बीम आपने नहीं दिए होंगे, मेन देखो कॉलम का काम है आपके जो लोड है स्लैब का, वो नीचे तक फुटिंग तक पहुंचाना। फुटिंग हमने अच्छे से कर दी, कॉलम अच्छे से कर दिया, तो आपका घर थोड़ा बहुत सेफ हो गया। और बीम का साइज़ भी छोटा कर देते हैं कि इतना बड़ा बीम क्या करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है कि अर्थक्वेक आएगा और दिक्कत बन जाएगी। फिर बात बनती है जब हमारी ब्रिक वर्क होता है, तो ब्रिक वर्क में आप कोई भी यूज़ करो, डबल ब्लॉक बोलते हैं तो डबल ब्लॉक यूज़ कर दो, लाल ईंट बोलते हैं लाल ईंट यूज़ कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। लेकिन कंक्रीट बैंड और लिंटल मस्ट देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, जैसे हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं उनका सिल लेवल होता है, ठीक है, सिल लेवल पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है, जिसमें आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। ग्रेड कौन सा रहेगा, M25। और सरिया आप 8 mm का 2 सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों कॉलम के बीच थोड़ा थोड़ा घुसा देना और
प्रॉपर से 100 mm का 4 इंच का कंक्रीट बैंड भी प्रोवाइड किया होगा, तो आपके जो घर में क्रैक्स आते हैं ना नीचे फुटिंग से ऊपर, ठीक है, मतलब अगर बाई चांस प्लिंथ थोड़ा सेटलमेंट होती है तो क्रैक्स आते हैं, तो वो वहीं तक रहेगा, सिल लेवल तक, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको वो कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, क्रैक्स नहीं आएंगे। फिर आपको लिंटल देना है। लिंटल दोगे तो क्या होगा, एक तो पूरे घर को पकड़ के रखता है लिंटल। जो आपको कॉलम होंगे ना, एक दूसरे से उनकी बॉन्ड बनी जाएगी। एक तो प्लिंथ बीम जो होगा, प्लिंथ बीम भी पकड़ के रखेगा कॉलम को हमारे, फिर हमारा कॉलम दूसरा कौन पकड़ के रखेगा, लिंटल। लिंटल आपके घर को पकड़ के भी रखता है और क्रैक्स नीचे से ऊपर भी नहीं जाती है, तो एक सेफ आपके घर को बना देता है कौन, लिंटल। तो ये अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रेड आपको M295 से कम यूज़ नहीं करना है, और स्टील उसमें 12 mm के 4 सरिये डाल दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और डेप्थ आप देख लो 230 बाय 1 फुट का या 300 mm का रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो चीज़ें आर्किटेक्ट आपको बता देता है। जब हम क्या करते हैं, स्लैब की कास्टिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ भी आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा अगर पता नहीं होगा। तो वो जो थिकनेस होती है, स्लैब की डेप्थ होती है, वो 4 इंच रख देगा, 4-4.5 इंच रख देगा, और आपको आइडिया नहीं लगेगा। जब वो 4-4.5 इंच रख रहा है, उसका कंक्रीट बच रहा है, उसकी लेबर बच रही है, उसका टाइम बच रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको 5 या 6 इंच की आपको स्लैब देनी है। उससे होगा क्या, देखो 4 इंच की स्लैब, देखो एक तो वो आप जब छत पे चलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वो ख़राब चीज़ है, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, जितनी डेप्थ कम होगी लीकेज होंगे, जितनी डेप्थ कम होगी क्रैक्स आएंगे। तो आपको 5 से 6 इंच स्लैब की डेप्थ रखनी है, ये उसको पहले ही बता देना। और जब स्लैब का सरिया बांध रहे हो ना, उसमें भी चीज़ ध्यान रखना कि जो मेन बार रहेगा, पहले तो एक चीज़ समझ लो, आपको जो टी बीम देने, टी बीम दो यार घर में। अभी मेरे ख्याल में स्लैब बीम उतने सेफ नहीं रहते, स्लैब बीम थोड़े बहुत बीच में ठीक रहती है, लेकिन टी बीम दो, जो लटक बीम भी जिनको बोला जाता है, नीचे जो बीम आपके छत के नीचे दिखते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग आज लोग सब करवा रहे हैं, तो फॉल सीलिंग में वो छुप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीम अच्छे से नहीं दोगे तो दिक्कत रह सकती है बाद में। टी बीम दो, और आपको जो मेन बार देना है, अगर टी बीम पूरी स्लैब में दे रहे हो तो मेन बार 10 mm का रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बाय चांस आप टी बीम नहीं दे रहे हो, लटक बीम नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेन बार 12 का डालना है पूरी स्लैब में, और डिस्ट्रीब्यूशन 10 का डालना है। और उसके बाद 16 mm का आपको क्या करना है, जो स्लैब बीम दोगे 16 mm का सरिया उसका होना चाहिए, और 15 से 16 फुट से दूर उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बीम पड़ना ही चाहिए उसके बाद। और ये चीज़ मैं बता दूं, ये हो गया कि मटेरियल के साथ काम करवा रहे हो। जब मटेरियल के साथ नहीं काम करवाते हो, सरिया वो एक्स्ट्रा दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा सरिया दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, डेड लोड ही बढ़ा रहा है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको प्रॉपर, मैं बोलता हूँ, देखो यार एक चीज़ सिंपल समझना, 20 से 30 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आजकल नॉर्मल घर 20 से 30 लाख रुपए में बनता है, तो उसमें 20,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपया देने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर 15 से 20,000 देते हो, उसमें 2 से 3 लाख रुपया बचता है। कैसे बचता है, जो आर्किटेक्ट होता है वो आपकी हर चीज़ को प्रॉपर से डिज़ाइन करता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो प्रॉपर से सरिया जितना चाहिए उतना ही डलना है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हो, रूम आधा आगे पीछे हो जाते हैं, जगह ऐसे बेस्ट जाती है, सरिया कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा डाल रहा है, कहीं कम डाल रहा है, तो ये चीज़ है, आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है कि कहाँ क्या डालना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जो भी हाइट होती, मतलब प्लिंथ बीम है ना, जो आपका प्लिंथ बीम की हाइट प्रॉपर रखो, रोड से पहले ही 4 से 5 फीट ऊपर रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप अभी रोड ऊंचे होंगे, धीरे धीरे ऊंचे, मतलब 10, 20, 30, मतलब 60-70 साल के लिए तो घर बना रहे हो ना, तब तक आपके लेवल तक वो पहुंच जाएगा, और पानी जाने का अंदर रिस्क रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपना जो ब्रिक है वो उठानी पड़ता है, मतलब घर को उठा रहे हैं आजकल जो लोग, तो वो खर्चा पड़ता ही पड़ता है। तो आपको प्लिंथ का हाइट 4 फुट रखना ही रखना है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ देना, जो प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, बोलते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो वो बोलते हैं ठीक है नहीं पता तो हमें क्या। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको देनी है, जो आपका घर है उसके चारों तरफ आपको मतलब 2-2 फुट तो कंक्रीट की 100 mm की लेयर डाली, मतलब थोड़ा खोद लो उसको, और चारों तरफ आप डाल दो कि आपका जो पानी है वो बाहर से निकल जाए आगे पीछे। नहीं तो चारों तरफ अपनी क्या बना लो, नाली बना लो, ड्रेनेज का सिस्टम बना लो, कि आपका जो पानी है वो आपके घर से दूर जाए, ना कि आपकी फुटिंग में घुसे, ना आपके प्लिंथ में घुसे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स आएंगे और गिरने के चांसेस बन जाएंगे। जब भी स्टेयर केस बनवाओ, अपनी स्टेयर केस में एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्या करते हैं कुछ लोग, पहले बेस स्लैब बना देते हैं, मतलब बेस स्लैब बना देंगे 4 इंच की, और उसके ऊपर ईंट का ब्रिक वर्क कर देते हैं,
तो वो डेड लोड बनाता है बेस स्लैब पे और आपकी सीढ़ी थोड़ी झुक जाती है और गिरने के चांसेस भी होते हैं। आपको जब भी सीढ़ी बनानी है, भले चेन स्टेयर बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिया भी वैसा दोगे कंक्रीट की बनती है। लेकिन अगर सिंपल बना रहे हो बेस स्लैब देके, तो आपको कभी भी ईंट के स्टेप्स नहीं बनाने, आपको कंक्रीट के ही स्टेप बनाने हैं, वो भी बेस स्लैब के साथ साथ। तो उससे आपकी सीढ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग मजबूत बन जाती है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और जो सरिया आप दोगे, सरिया नीचे फुटिंग में भी जाना चाहिए सीढ़ी का और ऊपर स्लैब में भी जाना चाहिए सीढ़ी का, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग सीढ़ी बनेगी। फिर बात आती है जो सेप्टिक टैंक होता है आपको, वो आपको लोगों के हिसाब से बनाना है, ना कि उसने कहा 1000 स्क्वायर फीट का घर है इसके लिए इतना सा बनेगा। जितने लोग आपके घर में, उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन होता है, वो भी आपको आर्किटेक्ट करके दे देगा। नहीं तो गूगल में हर चीज़ है, यूट्यूब में हर चीज़ है, तो वहाँ से भी सर्च करके कर लो कि अगर 5 लोग हैं हम घर में तो हमें कितना साइज़ का सेप्टिक टैंक चाहिए, वो भी बना देंगे। कमेंट करना नहीं होगा जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है। ऐसे तो कंसल्टेशन का मैंने लाया था कि आपके एक कॉल का 200 रुपये लूँगा या वीडियो कॉल का 500 रुपये लूँगा, तो अगर वो पॉसिबल है, दे सकते हो तो करो, अच्छे से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो, कमेंट में हर चीज़ क्लियर की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोग भी कर देंगे क्लियर। तो क्लियर करने का आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो बस आपको थोड़े एफर्ट्स लेने हैं, हर चीज़ को जानना है। गूगल यूट्यूब में हूँ तो वो चीज़ आपको करनी है। तो सेप्टिक टैंक आपको आरसीसी का बनाओ, ब्रिक वर्क का बनाओ, प्रॉपर साइज से बनाओ तो सही रहेगा। फिर जो फ्रेम रहते हैं, डोर के फ्रेम हो गए, विंडो के फ्रेम हो गए, चौखट्स हो गई जो, तो वो एमएस का यूज़ करो, या जापानी चौखट आजकल चल रही है वो भी सही है, अपोलो स्टील आता है उसका भी सही है। अगर वुडन का यूज़ कर रहे हो, वुड बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वुड उठा के लगा देगा, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, फट जाएगी। तो आपको अच्छी वुड देख लेना है, पहले उसे खुला देना है कि साल की लगा या कोई दूसरी कंपनी की लगा तो अच्छी रहेगी। साल की वुड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो रहने वाली है। और मैं मस्ट कहूँगा, जब भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एग्रीमेंट मस्ट करवाओ। और जब एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखो, जो जो अपने घर की करवाने वाले हो, हर चीज़ लिखनी है, हर उसमें आइटम डालनी है, हर चीज़ उसमें मेंशन करना है, ये पैसे इस हिसाब से पेमेंट होगी, ये इस हिसाब से होगा, सब चीज़ें उसमें करके रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, कम्युनिकेशन रखनी है। जो आपका आर्किटेक्ट होगा उससे भी आपकी बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी। कभी भी मैं बोलता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है मेरा, जो आर्किटेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर सुजेस्ट करता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में पता कर लेना, पुराने प्रोजेक्ट देख लेना। पॉसिबल हो तो ये रखो आर्किटेक्ट अलग हो, कॉन्ट्रैक्टर अलग हो, तो जो कम्युनिकेशन रहेगी आप तीनों के बीच में एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट अपने में लगे हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जब भी कोई चीज़ क्लियर करनी है, तीनों को प्रॉपरली बैठना है। कम्युनिकेशन अच्छे से रखोगे तो सही से काम होगा, पैसा बचेगा और अच्छा क्वालिटी से काम होगा। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, डिज़ाइन जो आपका है उस हिसाब से आपको रखना है, स्टार्टिंग से ही एंड तक डिज़ाइन को चेंज मत कर रहे हो बार बार। एक बार प्रॉपर से बैठ के देख लो कि क्या करना है, क्या उस हिसाब से। क्योंकि देखो, रूम आपको पूरे यूटिलाइज़ करने हैं, ये नहीं है कोई बड़ा रूम बना दिया 15 बाई 20 का या जो भी है, मतलब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा रखो। अगर 15 बाई 20 का ही आपको एक रूम चाहिए तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइज होनी चाहिए स्पेस, कि वो आपको जितनी नीड है उस हिसाब से बनाओ। और बाकी अगर हम बात करें, जहाँ स्टोर चाहिए वहाँ स्टोर, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। रूम के साथ बाथरूम आ रहा है तो ये आपका काम कौन कर सकता है, आर्किटेक्ट कर सकता है। कोई प्रमोट नहीं कर रहा आर्किटेक्ट को मैं, अगर आप खुद से ये प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ जो हम कॉस्ट कटिंग के पीछे रहते हैं कि जहाँ खर्चा बच जाए, यहाँ खर्चा बचाए। खर्चा बचाओ लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आज आपने सस्ती चीज़ लगा ली, 5 साल बाद वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ वो ख़राब हो जाएगी तो फिर वही सेम ही हालत हो जाती है। तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी प्रॉपर रखनी है, तो आपका घर अच्छे से बनेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत हैं यार, बहुत बताने को होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी निकल चुकी है, 15 मिनट हो गए, 15 से 16 मिनट। तो इतनी देखते नहीं हो आप लोग, छोड़ के भाग जाते हो, बोर हो जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो इस पर आए तो कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा। बाकी कोई भी डाउट चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, मतलब कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर चीज़ के, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा।